आज की ये कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम होता है। पुलिस की जांच में जो मोटिव ऑफ मर्डर होता है वो भी उस व्यक्ति के ऊपर साबित हो जाता है, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं होता कि इसी ने हत्या की। इसके बावजूद पुलिस उसे हिरासत में लेती है, लेकिन तफ्तीश का जब एंड होता है, लास्ट जो तफ्तीश होती है उसमें पुलिस एक खुलासा करती है। और वो खुलासा ये होता है कि कातिल ये नहीं बल्कि कोई और है। और जब उस कातिल का चेहरा लोगों के सामने लाया गया तो लोगों को भी यकीन करने में मुश्किल हो रही थी। कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। इसी मैनपुरी में एक इलाका है बिछवा। बिछवा थाना क्षेत्र की हद में एक गांव पड़ता है। इसी गांव के बाहरी हिस्से में एक खेत में कुछ लोगों को एक जली हुई लाश मिलती, जो कि आधी से ज़्यादा बॉडी का जो हिस्सा था वो जला हुआ था। वो फौरन इसकी सूचना पुलिस को देते हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इसके अलावा ये शोर आसपास के तमाम गांव में फैल जाता है कि फला खेत में एक लाश मिली है जो कि आधी से ज़्यादा जली हुई है। अब पुलिस की टीम गांव के लोगों से पूछताछ करती है, उनसे पहचान करने की कोशिश करती है कि आखिर ये किसकी लाश हो सकती है। इस दौरान गांव में शोर होने की वजह से एक परिवार सामने आता है जो उस लाश को देखने की पुलिस से डिमांड करता है। पुलिस की टीम उसकी बॉडी को परिवार के लोगों को दिखाते हैं। उसके साथ जो आसपास उसका सामान था, कपड़ा था, सब कुछ उसे दिखाने के बाद वो परिवार इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये लाश उन्हीं के परिवार की सदस्य की है। अब पुलिस की टीम उस लाश की शिनाख्त तो कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद वो डीएनए सैंपल उनका ले लेती है मैच कराने के लिए, ताकि ये पुख्ता यकीन हो जाए कि ये लाश उन्हीं के परिवार के सदस्य की है। इसके अलावा परिवार के लोगों ने जो शिनाख्त की थी वो कपड़े की बिना पर किया गया था, यानी उसका कपड़ा पहचान कर ये शिनाख्त किया गया कि ये व्यक्ति जिसका नाम साजिद है ये उन्हीं के परिवार का सदस्य है। अब पुलिस की टीम परिवार के लोगों का बयान नोट कराती है। बयान में जो व्यक्ति था साजिद, उसकी पत्नी बयान नोट कराती है। वो अपने पति के कत्ल का जो शक होता है वो गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाती है। जिस व्यक्ति पर पत्नी ने शक जाहिर किया था वो उसी गांव का प्रधान था, जिसका नाम था भोला यादव। भोला यादव उसी ग्राम सभा का प्रधान था जिसके ऊपर पत्नी ने आरोप लगाया कि इसी ने उसके पति की हत्या की। अब हत्या के पीछे का जो मोटिव परिवार के लोगों ने बताया वो ये कि असल में साजिद और भोला यादव के साथ पुराना विवाद इन लोगों के बीच चल रहा था, जिसका मामला थाने में दर्ज भी किया गया था। और विवाद के पीछे का जो कारण था वो ये कि आमिना और साजिद ने भोला यादव के ऊपर कंप्लेन दर्ज करवाई थी थाने में कि भोला यादव ने आमिना का रेप किया है। ये मामला काफ़ी सालों तक थाने में पड़ा रहा, अदालत में ये विचाराधीन रहा। इस दौरान साल 2022 में अदालत की तरफ से ये बयान आता है, ये फैसला आता है कि यह सारा इल्ज़ाम बेबुनियाद है, ये झूठा इल्ज़ाम। लेकिन इसके बाद आमिना ने अदालत में 2022 में इस पे विरोध जताया था, जिस पे अदालत में उसने रिव्यू पिटीशन डाली थी। ये मामला भी काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इसी साल 2025 की फरवरी के महीने में उसकी सुनवाई होने वाली थी। और साल 2025 में ही फरवरी के महीने में साजिद की हत्या हो जाती है। ये सारा पीछे का षड्यंत्र था, ये कारण था जो बताया गया कि इसी वजह से भोला यादव ने साजिद की हत्या कर दी ताकि वो अदालत में गवाही ना दे सके। पुलिस की टीम अब इस केस को ओपन एंड शट केस समझती। वो ये सोचते हैं कि बस अब इसमें भोला यादव को गिरफ्तार करना है, क्योंकि जो मोटिव ऑफ मर्डर है वो भोला यादव के खिलाफ है, यानी भोला यादव इस व्यक्ति की हत्या कर सकता है। इसके बाद पुलिस की टीम भोला यादव के मकान पर छापा मारती है, भोला यादव को डिटेन करती है और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआती पूछताछ में भोला यादव एक एक कर इन सारी बातों से इनकार करता है और आखिरी में जब पुलिस की पूछताछ उससे कंप्लीट हो जाती है तो निचोड़ ये निकल कर सामने आता है कि असल में जो रेप का मामला था वो भी बेबुनियाद था और जो इनके बीच की ये बताया जा रहा है कि हत्या करने में, साजिद की हत्या में भोला यादव शामिल है, इसका भी कोई पुख्ता सबूत ना तो परिवार के पास है और ना ही पुलिस की टीम के पास है। इसके बाद पुलिस की टीम ये फैसला करती है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में और गहराई तक जाएगी। इसके चलते पुलिस को शुरुआती नज़र से जो समझ में आ रहा था वो ये कि भोला यादव का तो इस केस से कोई लेना देना नहीं, तो हो सकता है कि इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये इल्ज़ाम झूठा तो समझ में आ रहा है,
इसके अलावा हो सकता है कि हत्या के मामले में भी फंसाने की कोई साजिश हो। इसके चलते पुलिस की टीम अब ये फैसला करती है कि वो उस इलाके के तमाम जो मोबाइल नंबर है उनको सर्विलांस पे लगाएगी, उनके पुराने रिकॉर्ड को, डंप डेटा को खंगालेगी। इस दौरान पुलिस की टीम जब सारे लोगों के मोबाइल को चेक करती है, गांव के सभी लोगों के मोबाइल की चेकिंग के दौरान उनको एक नंबर मिलता है, जिस नंबर पे एक स्पेसिफिक नंबर से काफ़ी देर तक बात की जा रही थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये नंबर साजिद की पत्नी आमिना का है। अब पुलिस की टीम आमिना के नंबर की डिटेल्स निकालती है, वो किससे बात करती है, कितनी देर तक बात करती है। इस बिना पर पुलिस की टीम उस दूसरे नंबर की पहचान करती है तो पता चलता है कि ये दूसरा नंबर इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित है, उसका है। अब पुलिस की टीम ये देखती है कि इनके बीच जो बातचीत है वो काफ़ी देर तक हो रही है। तो किसी भी नॉर्मल रिलेशनशिप में इस तरीके की बातचीत संभव नहीं है कि कोई एक एक घंटा, दो दो घंटा लगातार कंटिन्यू वो फ़ोन से जुड़ा रहे और एक दूसरे से बातचीत करे। इसके अलावा जब किसी के पति की मौत हो जाती है, ख़ास तौर से उसकी हत्या हो जाए, उसके बावजूद दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उनमें एक वो हो जिसके पति की हाल ही में हत्या की गई और लगातार घंटों तक वो फ़ोन से बात करती है। जब ये सारी डिटेल्स पुलिस के सामने आती है तो पुलिस को सारा मामला साफ सुथरा नजर आने लगता है कि इस केस में हत्यारा या जो भी मुजरिम है वो इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति जरूर है। पुलिस की टीम ये फैसला करती है कि अब वो आमिना को डिटेन करेगी, उससे पूछताछ करेगी। आमिना को डिटेन करने से पहले वो सुमित को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुमित को गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करते हैं, सुमित टूट जाता है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसी ने आमिना के साथ मिलकर उसकी हत्या की। अब जैसे ही सुमित ये बयान देता है, पुलिस की टीम फौरन आमिना को भी गिरफ्तार करती है। आमिना को गिरफ्तार करने के बाद अब इसके पीछे की सारी कहानी सामने आती है कि आखिर कारण क्या था, किस वजह से साजिद की हत्या की गई। इसके अलावा किस तरीके से साजिद की हत्या करने के बाद उसके शरीर को जलाया गया। जब इस सिलसिले में पुलिस की टीम दोनों से पूछताछ करती है तो उनका बयान सामने आता है। कहानी कुछ ऐसी होती है कि असल में आमिना और सुमित के साथ रिलेशनशिप था और इसकी जानकारी साजिद को हो चुकी थी, जिसके विरोध में साजिद कई मरतबा आमिना से लड़ाई भी कर चुका था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक फैसला किया कि वो अब साजिद को रास्ते से हटाएंगे और साजिद को रास्ते से हटाने के कारण उनके दो रास्ते खुल जाएंगे। पहला ये कि साजिद अगर सामने नहीं होगा तो ये दोनों एक दूसरे से खुलेआम मिल सकते हैं। दूसरा ये कि इनकी पुरानी रंजिश जिस व्यक्ति के साथ है, गांव का प्रधान भोला यादव, उसके साथ बदला लेने का इनके पास एक और मौका है। क्योंकि इनका जो रेप का केस है वो कमजोर पड़ रहा था, तो इसके बिना पर वो एक और मजबूत केस इसके ऊपर लाद सकते हैं। जबकि पुलिस ने किया भी वैसा है। जो शुरुआती केस दर्ज किया गया था वो भोला यादव के ऊपर ही किया गया था, नामजद उसे किया गया था। इसके अलावा वो हत्या करने के लिए किस तरीके से पूरे प्लान को तय करती, उसमें सबसे पहले वो साजिद के खाने और चाय में नींद की गोलियां मिलाती। जब साजिद बेहोश हो जाता है तो वो अपने घर में सुमित को बुलाती है। सुमित एक मिस्त्री था, वो मैकेनिकल वर्क करता था। अब वो अपने औजार को अपने साथ लेकर आता है और साजिद के सर पर, उसके गले पर बेहद दरिंदगी के साथ वार करता है, जिस कारण से साजिद की मौके पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों उसकी लाश को लेकर जाकर गांव के बाहर एक खेत में डालते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं। पेट्रोल छिड़क कर उसकी लाश को आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन लाश जलती तो है, लेकिन बॉडी का कुछ हिस्सा जलने से बच जाता है। जिसके बाद सुबह दूसरे दिन जब वहां से कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसकी नज़र उस लाश पर पड़ती है, तो वो ये देखकर फौरन पुलिस को इत्तला देता है। पुलिस की टीम इस केस को कुछ ही दिनों में सॉल्व कर लेती है। पति की जो हत्यारिन थी, उसकी पत्नी, उसे और उसके आशिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।